ये वीडियो नीट 2025 एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया जाता है कि एग्जाम में क्या आएगा, बट वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप कभी भी नीट का पेपर देखेंगे तो वो बैलेंस पेपर होता है। मतलब हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। इसीलिए जो सही अप्रोच है वो फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स को जानने का है। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा एनालाइज करते हैं और हर चैप्टर से कितने सवाल कौन से टॉपिक से आए उसको एसेस करके आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 50 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, जिसपे हर साल कम से कम एक सवाल इन सभी टॉपिक से आया ही आया है, और कभी कभी तो किसी एक टॉपिक से 2 से 3 सवाल भी आ जाते हैं। तो अगर आप इन 50 टॉपिक को पूरे रिदम के साथ कंप्लीट कर लेते हैं और इनकी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो सिर्फ इस 50 टॉपिक की मदद से आपकी नीट बायोलॉजी में 300 नंबर तक आप पहुंच पाएंगे। वैसे मैंने इसमें 60 टॉपिक लिखा हुआ है, तो उन 10 टॉपिक को एक्स्ट्रा बोनस टॉपिक मान के आप कर लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। और हमने चैप्टर वाइज कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस में बाइफरकेट कर दिया है, तो आपको इसकी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर तुम इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाते हो कमेंट करके और इस वीडियो पे 2000 लाइक हो जाता है, तो ये सारे एफएटीज मैं वन शॉट में करा दूंगा। क्लास 11 प्लस क्लास 12 लास्ट ईयर भी मैंने कराया था, ठीक है। बट ये तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है, सारे काम मैं ऐसे नहीं करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मैं टॉपिक में ही बता दूंगा कहां से किस तरह के सवाल आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे सवाल आता है, खास करके विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड पे सवाल आता है। डबल फर्टिलाइजेशन पे वैसे सवाल आते हैं कि मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज, यहां पे सवाल आता है। प्लस इसके साथ साथ एम्ब्रियोनिक और एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट पे भी सवाल आता है। फिर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहुंच जाएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो हर साल बहुत लल्लू सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है ना, सेकंड मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ में क्या हुआ, उस तरह के सवाल आए तो बहुत ईजी होता है। फिर आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, खास करके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और आपके आईयूडी के अराउंड इनके सवाल होते हैं ज्यादातर। एसटीडी पे एक सवाल आता ही आता है जो टेक्निकली आपके एनसीईआरटी के बाहर का होता है, बट फिर भी आपसे पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा प्रोटोजोअल है, कौन सा वायरल है, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे भी एक सवाल आता है, जिफ्ट, ZIFT, फिर ICSI, IUT, इन सब पे सवाल आता ही आता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा सवाल आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर, है ना। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है फ्लावर कलर, पॉड कलर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के ऊपर। फिर वैसे तो जेनेटिक न्यूमेरिकल्स पे सवाल नहीं आता, बट जीनोटाइप विनोटाइप पे कभी कभी रेशियो का सवाल पूछ लेते हैं। और IG जो आपका ब्लड ग्रुपिंग का है उस पे भी न्यूमेरिकल में सवाल आ जाता है, ठीक है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पे बहुत सवाल आता है। देखो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा तुमको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, बट सेक्स डिटर्मिनेशन पे तुमको सवाल देखने को मिलता है जो डायरेक्ट लल्लू छाप सवाल होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर पे तो 100% 2 सवाल आता ही आता है, या तो पेडिग्री एनालिसिस के फॉर्म में हो जाएगा, या स्टेटमेंट बेस के फॉर्म में आ जाएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, बट जेनेटिक डिसऑर्डर से सवाल आता ही आता है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आओगे तो स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर, इन दोनों पे सवाल पूछते ही पूछते हैं। और उसके बाद रेप्लिकेशन पे कम सवाल आता है, ट्रांसलेशन पे कम सवाल आता है, ट्रांसक्रिप्शन पे सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा हर बार। वो कन्वर्जन की, अगर 3-5 ये है तो ट्रांसक्राइब होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर लैग ओपेरॉन पे 100% सवाल आता है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तुमको कम सवाल देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो स्टेटमेंट बेस इनके साथ घुस के दिखेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर इवोल्यूशन पे आ जाते हैं। इवोल्यूशन में ज्यादातर सवाल आपको होमोलोगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करेंगे तो उसमें टाइफाइड वाइफाइड पे सवाल आता है, कॉमन कोल्ड पे सवाल आता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज पे सवाल आता है, या फिर मलेरिया पे सवाल आता है, या फिर इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, एंटीबॉडीज, इन सब पे सवाल आ जाता है।
या फिर एड्स पे सवाल आता है, और कैंसर पे तो बहुत बेसिक सा सवाल आता है, बेनाइन कौन सा है, मेटास्टैसिस किसका प्रॉपर्टी है, इस तरह के सवाल आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ड्रग्स, इस पे तो हर साल सवाल आता है। इसमें भी देखो, इस पे हर साल सवाल आता ही आता है, इस पे हर साल सवाल, हर साल मतलब ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे इस पे हर साल सवाल आता ही आता है, इस पे हर साल सवाल आता है, मतलब ये तो एकदम मतलब मिस ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पे हर साल सवाल आता ही आता है, इस पे हर साल सवाल आता ही आता है, इस पे हर साल सवाल आता ही आता है, और यहां पे, ठीक है। फिर आ गया माइक्रोब्स वाला चैप्टर, हर साल 2 सवाल लल्लू छाप सवाल इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। लैक्टोबैसिलस का क्या काम है, स्विस फीज कौन कराता है, मतलब तुम 4 लाइन या 5 लाइन लिख लोगे तो माइक्रोब्स के 2 सवाल तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे तुम्हारे सवाल आते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या तो बीटी कॉटन पे आ जाएगा, या आरएनए इंटरफेरेंस पे आ जाएगा, या एडीए आ जाएगा, तीनों में से किसी एक पे सवाल आता ही आता है एप्लीकेशन पे। याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं इकोलॉजी वाले पे, तो इकोलॉजी वाले पे एक लल्लू सवाल आता है एज पिरामिड वाला, और पॉपुलेशन कर्व, मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व कौन सा होगा, लॉजिस्टिक कर्व कौन सा होगा, और एक सवाल या 2 सवाल 100% पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आता ही आता है। फिर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम में आपका फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, है ना, इस पे सवाल एक आता है, और एक इकोलॉजिकल पिरामिड पे सवाल आता ही आता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड इंपॉर्टेंट है, लोग गलती करते हैं, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी से भी 2 सवाल आता है, एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से फ्रैगमेंट लॉस, हैबिटेशन, को एक्सटिंक्शन, कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, कहाँ हुए, कैसे हुए, या फिर साइंटिस्ट का नाम, या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक्स2 एन2 कंजर्वेशन पे सवाल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो सवाल आते हैं डायरेक्ट सवाल आते हैं, या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे आ गया, या कोई डेटा पे आ गया, या कोई एग्जाम्पल पे आ जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन क्लास 12 बायोलॉजी। तो अगर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं 11 घंटे का, तो मैं कंप्लीट रिवीजन भी करा दूंगा तुम्हारे ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट डेटा डेटा, ठीक है, प्लस मैं तुमको ये एफएटीज पढ़ा भी दूंगा डिटेल में। तो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो, है ना, थोड़ी मेहनत कीजिए, उंगलियों को कस दीजिए। ये क्लास 12th की बात होगी। क्लास 11th की अगर हम बात करेंगे तो क्लास 11th थोड़ा लेंदी होता है ना, यहाँ पे भी थोड़े आपको ज्यादा एफएटीज देखने को मिलते हैं। व्हाट इज लिविंग पे सवाल आता ही आता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पे सवाल आता ही आता है, खास करके वो जो डब्बा है ना, वो ह्यूमन वाले का जो डब्बा है उस पे सवाल आता है। फंगाई पे सवाल आता ही आता है, ठीक है। और वायरस वायरॉइड प्रायंस पे तो मतलब कुछ भी कर लो, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। एल्गे पे सवाल आता ही आता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पे सवाल आता ही आता है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। एनिमल किंगडम में जो सवाल आता है, 3 सवाल आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्टिव फीचर, एग्जाम्पल या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो जनरली हमको लगता है ओहो कितना ज्यादा एनिमल किंगडम पढ़ना पड़ता है, बट 2 पेज का नोट्स तुम्हारा पूरा एनिमल किंगडम का दुख सॉल्व कर सकता है, और सबसे ज्यादा डायरेक्ट नंबर इस पे आते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी से कम 3 सवाल आते हैं, और सबके सब एग्जाम्पल से आते हैं। याद रखिएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में नई फैमिलीज आप मत पढ़िएगा, नहीं आता उसमें क्वेश्चन, ठीक है। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, मतलब एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट से कम सवाल आता है, या एक सवाल डायरेक्ट आ जाता है कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस पे, या यहां से सवाल आता है, ठीक है। फ्रॉग पे 2 सवाल आएगा ही आएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे हर बार आरईआर एसईआर रिपीटेटिव क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। न्यूक्लियस पे 200% आएगा ही आएगा, क्रोमोसोम के राउंड कुछ ना कुछ सवाल आपका बनाते हैं। इंजाइम से 100% सवाल आता ही आता है, खास करके नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम वाले पार्ट से ज्यादा आता है। माइटोसिस से 100% सवाल आएगा, मियोसिस से 100% सवाल आएगा, मियोसिस से मियोसिस का 1 का फेज 1 का प्रोफेज का सवाल आएगा। रिकॉर्ड करके रख लो ये सब चीज, ठीक है, जब पेपर आएगा तो मैं दिखाऊंगा कहां से सवाल आया हुआ है, ठीक है। ईटीएस कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस घुमा के अगर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वगैरह टाइप के स्टेटमेंट का सवाल पूछ सकता है, डायरेक्ट सिर्फ सवाल इससे नहीं आता। C3 C4 के कंपैरिजन पे सवाल आता ही आता है, और सबसे ज्यादा सवाल आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के, है ना, CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट कहां है, किसका ज्यादा था किसका कम था, है ना, और खास करके वो जो टेबल दिया हुआ है लास्ट में वहां पे सवाल आता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पे सवाल पूछ सकते हैं, क्रेब्स साइकिल पे सवाल पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे सवाल पूछते हैं। और रेस्पिरेटरी क्वोशंट पे सवाल आता है, जो डायरेक्ट सवाल होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे 2 सवाल आएगा ही आएगा। साइटोकाइनिन का रोल, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे हमेशा सवाल आता है, आएगा ही आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे सवाल आएगा, कहां शिफ्ट टुवर्ड्स राइट होता है, कहां शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, 100% आता ही आता है। कार्डियक साइकिल, ईसीजी, हार्ट साउंड में से कहीं एक से 2 सवाल आपको पूछा जा सकता है। ब्लड ग्रुप पे 1 सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और या तो स्ट्रक्चर पीसीटी का कैसा है उस पर सवाल आ जाता है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रेनिन, रास से, रास वाला हो गया, एडीएच हो गया आपका, है ना, तो उनसे सवाल पूछा जाता है। मिच्योरेशन पे भी सवाल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पे सवाल आता है। जॉइंट्स 200% सवाल आएगा। सीएनएस पे 200% सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। और ह्यूमन डिसऑर्डर से कम 2 से 3 सवाल आएगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स अलग से लगा लो, जिससे एक एक लाइन का डिसऑर्डर लिखा है, उसी लाइन के बेसिस पे कम से कम 3 सवाल देखने को मिलेगा। और अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम 300 नंबर आप ला देंगे। ये लिख के ले लो, तुम क्वेश्चन लिख के ले लो, 300 मार्क्स। मैंने थोड़ा वो चीटिंग किया आपके साथ कि 50 बोल के 60-65 दे दिया, बट ठीक है, मार्क्स गारंटीड, ठीक है। अब क्लास 11th का भी आपको चाहिए वन शॉट ये वाला, तो क्लास 11 का 2 फेज में होगा, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा। क्लास 11th का अगर हमको करना होगा तो बड़े टॉपिक्स होते हैं इसके, तो ये 20 आवर्स में होगा। तो मतलब अगर 3 दिन में लगातार क्लास लूं 10-10 घंटे की, तो ये पूरा रिवीजन आपका मैं करा दूंगा। अब मेहनत मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी बहुत 30 घंटे की मेहनत जानी है, वही इस एग्जाम के क्रूशियल टाइम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही हम इसको साथ बैठ के सारे एफएटीज लाइव करेंगे। लास्ट ईयर भी तुमको पता है कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली इसके बाद है। इसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड वी आर थ्रू विथ नीट 2025 एग्जाम, ठीक है। तो चाहे तुमको बायोलॉजी का नंबर बूस्ट करना हो, चाहे तुमको 360 में 360 नंबर लाना हो, चाहे तुमको नीट क्वालिफाई करना हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। पूरा पीडीएफ अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे डाल देता हूं, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस पे बड़ी रिसर्च लगती है। खैर अब तो मुझे रिसर्च नहीं लगता, तो मुझे याद हो गया, बट एनीवेज अभी तुम इसका बहुत सारा कॉपीड वर्जन देखोगे अलग अलग अंदाज में हो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।